कभी आपने विचार किया है ब्लैक होल का एंड कैसे होता है? एक ऐसी चीज जहां से लाइट तक स्केप नहीं कर सकती, जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वहां पे टाइम भी रुक जाता है। आखिरकार उस ब्लैक होल का एंड कैसे होता है? क्या ब्लैक होल हमेशा के लिए होते हैं या उनका भी एंड होता है? आज हम समझेंगे ब्लैक होल के फॉर्मेशन से लेकर उसके एंड तक की कहानी। जब एक स्टार की डेथ होती है तब ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। हर स्टार एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होता है जहां हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और इस प्रोसेस से जो एनर्जी निकलती है वो उस स्टार की ग्रेविटी को बैलेंस करती है। लेकिन जब स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है तब स्टार के पास में इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो ग्रेविटी को बैलेंस कर सके और उस टाइम ग्रेविटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। और अगर उस स्टार का मास 1.4 सोलर मास से कम हो, एक सोलर मास इक्वल होता है हमारे सन के मास के बराबर, तो वो एक व्हाइट डवार्फ बन जाता है और जब सन का फ्यूल खत्म होगा तब वो भी व्हाइट डवार्फ में कन्वर्ट होगा। और अगर उस स्टार का मास 1.4 से 3 सोलर मास के बीच में हो, मतलब हमारे सन के मास से 1.4 to 3 टाइम्स ज्यादा हो, तब वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट होता है, जहां एटम्स के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलके न्यूट्रॉन बन जाते हैं और न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी एक्सट्रीम होती है। पर अगर किसी स्टार का मास 3 सोलर मास से अधिक हो तो कोई भी पावर उसके कोलैप्स को रोक नहीं सकती। ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि स्पेस और टाइम उसके अंदर फोल्ड हो जाते हैं और इस प्रकार से ब्लैक होल का फॉर्मेशन होता है। ब्लैक होल के सेंटर में होती है सिंगुलरिटी, एक ऐसा पॉइंट जहां पे डेंसिटी इनफाइनाइट हो जाती है। इसके चारों तरफ होता है इवेंट होराइजन, वो बाउंड्रीज जहां अगर कोई ब्लैक होल के अंदर चला गया तो वहां से वो वापस स्केप नहीं हो सकता और यहाँ से लाइट भी स्केप नहीं हो सकती। और अगर कोई ऑब्जेक्ट या प्लेनेट इस बाउंड्रीज को क्रॉस कर ले तो वो हमेशा के लिए यूनिवर्स से गायब हो जाएगा और यही कारण बनता है ब्लैक होल के एंड का। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने पूरी फिजिक्स को बदल दिया। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल रेडिएट करते हैं एक कमजोर एनर्जी के रूप में और उसे हम कहते हैं हॉकिंग रेडिएशन। अब सवाल उठता है ब्लैक होल से लाइट तक स्केप नहीं हो सकती, फिर ये रेडिएशन बाहर कैसे निकलती है? अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार वैक्यूम कभी भी कंप्लीटली खाली नहीं होता। हर सेकंड हर जगह एनर्जी के छोटे छोटे फ्लक्चुएशन से उस वैक्यूम में वर्चुअल पार्टिकल्स पेयर बनते और मिटते रहते हैं, लेकिन नॉर्मली ये पार्टिकल्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और अगर यही पेयर ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास बने तब कुछ अलग होता है और उनमें से एक पार्टिकल्स ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और दूसरा पार्टिकल्स इवेंट होराइजन से बाहर निकल जाता है और जो पार्टिकल्स बाहर निकलता है वही हॉकिंग रेडिएशन होता है। अब क्योंकि ये पार्टिकल्स इवेंट होराइजन के पास बने थे इसलिए उसमें ब्लैक होल की एनर्जी होती है और इस प्रकार से ब्लैक होल अपनी एनर्जी को धीरे धीरे लॉस करता है, यानी हर सेकंड ब्लैक होल अपनी एनर्जी को पार्टिकल्स के फॉर्म में खो रहा होता है और ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है। एक स्टेलर मास ब्लैक होल को इवोपरेट होने में लगभग इतने ईयर्स का टाइम लग सकता है, जो पूरे यूनिवर्स की करंट एज से ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस टाइम ज्यादा है। और इस प्रकार से ब्लैक होल धीरे धीरे छोटा होने लगता है और उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। हॉकिंग की इक्वेशन के हिसाब से ब्लैक होल का टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके मास के, यानी जितना छोटा ब्लैक होल उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा। और एंड में जब ब्लैक होल एक माइक्रोस्कोपिक साइज का रह जाता है और तब उसका टेम्परेचर बिलियंस ऑफ डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है और उस अंतिम क्षण में ब्लैक होल एक मैसिव बर्स्ट ऑफ गामा रेज और रेडिएशन छोड़कर कंप्लीटली इवोपरेट हो जाता है और उसके बाद यूनिवर्स में रहती है डार्कनेस और कोल्ड रेडिएशन। फ्रेंड्स, आपका इसके बारे में क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और तब तक के लिए इमेजिन करते रहिए पूरे यूनिवर्स को।